हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। फ्रेंड्स, आज हम आयकर में कल हमने आयकर में करदाता क्या होता है ये समझा था। फ्रेंड्स, आज हम आयकर के बारे में आगे जानेंगे। आयकर में करदाता कौन होता है, कल हमने ये समझा था। इसके बाद हम आज व्यक्ति की परिभाषा समझी थी। निर्धारित करदाता की परिभाषा कल हमने समझी थी, जो सेक्शन 27 में निर्धारित की गई है। इसके आगे आज हम जानेंगे निर्धारित करदाता, कर निर्धारण वर्ष इत्यादि के बारे में आज हम आपको डिटेल में जानकारी बताने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल व्यू बाय एकांत भदौरिया। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। निर्धारित करदाता की परिभाषा, यानी जो अशेषी होता है, निर्धारित या अशेषी जो होता है करदाता होता है, उसको भारतीय आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2(7) में परिभाषित किया गया है। कहाँ डिफाइन किया गया है? 1961 की धारा 2(7) में करदाता की परिभाषा या करदाता को डिफाइन किया गया है। करदाता से आशय जिसे आयकर अधिनियम के अंतर्गत आयकर या किसी अन्य प्रकार का कर भुगतान करने का दायित्व होता है, उसे करदाता कहते हैं। जो किसी भी तरीके से टैक्स पेई होता है, टैक्स भरने की योग्य होता है, उसे हम करदाता कहते हैं। तो यहाँ करदाता के लिए उन्होंने कोई एक परिभाषा नहीं दी है, उन्होंने एक क्राइटेरिया दिया है जिससे हम करदाता को समझ सकते हैं। जैसे ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसकी आय करारोपण संबंधी कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई हो। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी आय पर करारोपण संबंधी, यानी कि अगर देखिए आय हम सबकी होती है, पैसा हम सब कमाते हैं, लेकिन जब हमारी आय आयकर के स्लैब के अंतर्गत आने लगती है, जैसे अभी आयकर का स्लैब 4 लाख चल रहा है, 4 लाख से अगर हमारी ऊपर या 4 लाख तक हो जाती है तो हम करदाता बन जाते हैं। तो वहाँ पर हमारी कुल आय की गणना की जाती है, फिर उस पर कर हमें देना होता है। तो ऐसा व्यक्ति जो करारोपण संबंधी कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है जिसकी आय पर, ऐसा व्यक्ति जिसके किसी अन्य व्यक्ति के आय के संबंध में कर देता हो, कोई अन्य व्यक्ति के संबंध में कर देने की योग्य है। ऐसा व्यक्ति जिसका कर वापसी लेना हो, वो भी आयकर अधिनियम में करदाता मान लिया जाता है। डीम्ड टू बी एन असेसी, जिसको हम बोलते हैं मान लिया गया करदाता। ठीक है, फिर ऐसा व्यक्ति जिसको अधिनियम के आदेशों की त्रुटि पर करदाता मान लिया जाता है, कोई अधिनियम के आदेश की त्रुटि करी है उसने, उस बिहाफ में उसे करदाता मान लिया गया है। अब निम्न व्यक्ति त्रुटिकर्ता होते हैं। देखिए कौन कौन से व्यक्ति हैं जो त्रुटिकर्ता माने जाते हैं आयकर अधिनियम के अंतर्गत। ऐसा व्यक्ति जो स्रोत पर कर काटता है परंतु सरकारी खजाने में जमा नहीं करता। ऐसा व्यक्ति जो अग्रिम आय पर निश्चित समय के अंतर्गत जमा नहीं करता। इस प्रकार करदाता का क्षेत्र विस्तृत है, जिसे आयकर अधिनियम में कर वापस करने के संबंध में उसे आयकर अधिनियम में निर्धारित किया जाता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है वो कि भाई ऐसा व्यक्ति, ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो अधिनियम की त्रुटि पर करदाता मान लिया जाता है, जिन व्यक्तियों को गलती या त्रुटि करने पर करदाता मान लिया जाता है, ऐसा व्यक्ति जिसे स्रोत पर कटौती का दायित्व हो, जिसकी आय स्रोत पर कटौती का दायित्व हो, उसने कर जमा ना किया हो। दूसरा व्यक्ति कौन सा है? ऐसा व्यक्ति जो स्रोत पर कर तो काटता है लेकिन खजाने में जमा नहीं करता। और तीसरी कंडीशन क्या है? ऐसा व्यक्ति जो अग्रिम आय पर निश्चित समय के अंदर कर को जमा
नहीं करता। सो फ्रेंड्स, ये करदाता की परिभाषा जो आपकी आयकर अधिनियम 1961 धारा 2(7) में बयान की गई है वो मैंने अभी आपको समझाई। अब हम समझते हैं स्थायी करदाता संख्या, परमानेंट अकाउंट नंबर, जिसे हम पैन नंबर कहते हैं। जो हम पैन कार्ड बनवाते हैं उसमें जो नंबर होता है उसी नंबर के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, स्थायी करदाता संख्या एक ऐसी संख्या है जो किसी एक निर्धारित यानी करदाता का आयकर विभाग में परिचय देती है। यानी कि अगर आप करदाता हैं तो आपका एक नंबर होगा जो आपको पहचान दिलाएगा। आयकर विभाग आपको उस नंबर से जानेगा। करदाता के निवास या व्यापार के स्थान में परिवर्तन होने पर या स्थायी करदाता संख्या नहीं बदली जाती बल्कि परिवर्तित निवास स्थान आयकर विभाग को भेज दिया जाता है। यानी कि आप दुनिया में, यानी भारत में आप कहीं भी चले जाओगे तो अगर आपका निवास स्थान बदलता है तो आपके निवास स्थान का एड्रेस चेंज होगा। आयकर विभाग में आपको सूचना देनी होगी, एप्लीकेशन करना होगा। आयकर विभाग आपका एड्रेस आपके पैन कार्ड में चेंज कर देगा, लेकिन आपका जो पैन नंबर है वो हमेशा आपका ज़िंदगी भर वही रहेगा जो आप एक बार आयकर विभाग में रजिस्टर करा चुके हैं। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के लिए जिसे अपनी आय पर किसी दूसरे व्यक्ति की आय पर कर देने का दायित्व हो, स्थायी करदाता संख्या लेना आवश्यक है। ऐसा वह व्यक्ति जो अपनी आय या किसी दूसरे व्यक्ति की आय पर कर देने का अधिकारी हो, उसे हमेशा पैन नंबर बनवाना चाहिए। स्थायी खाता संख्या लेना आवश्यक होता है। यदि करदाता पहली बार आयकर दे रहा है तो इससे स्थायी करदाता संख्या आवंटित नहीं की गई है तो इस आशय में फॉर्म नंबर 49A के साथ प्रार्थना पत्र कर निर्धारण अधिकारी को देना चाहिए। यदि हम करदाता बनने के योग्य हो गए हैं और हमारे पास पैन नंबर नहीं है तो हमें फॉर्म 49A भरकर प्रार्थना पत्र कर निर्धारण अधिकारी को देना चाहिए कि हमें 10 अंकों का स्थायी करदाता संख्या प्रदान करने की कृपा करें। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, पैन नंबर बनवाना होता है। एक व्यापार चलाने वाले व्यक्ति को जिसकी गत वर्ष की आय 50,000 रुपये से अधिक होने की संभावना है तो उसे पैन नंबर के लिए आवेदन देना आवश्यक है। किसी व्यक्ति की, किसी व्यवसायी की आगामी आय यानी आने वाले भविष्य में जो इनकम है 50,000 से अधिक होने वाली है तो उसे पैन नंबर होना जरूरी है। 10 अंकों का स्थायी खाता करदाता संख्या, ये हमेशा 10 अंकों की होती है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने नई योजना के अंतर्गत कंप्यूटरीकृत 10 अंकों का स्थायी खाता लागू किया है। प्रत्येक व्यक्ति को नया खाता रखना आवश्यक हो गया है यद्यपि उसके पास पहले से स्थायी खाता मौजूद हो। ठीक है, तो यहाँ पर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जो कि आयकर की नियमावली बनाती है उसने कहा है कि 10 अंकों का पैन नंबर सभी के पास होना अनिवार्य है। एक व्यक्ति को नई श्रृंखला के अंतर्गत स्थायी खाता संख्या आवंटित किया जाता है। देखिए, फ्रेंड्स, अब हम अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं जिसका नाम है कर निर्धारण वर्ष, असेसमेंट ईयर। फ्रेंड, 3 चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर। इन 3 चीज़ों पर ही इनकम टैक्स पूरा का पूरा बेस्ड होता है। तो असेसमेंट ईयर क्या है? कर निर्धारण वर्ष को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2(9) में परिभाषित किया गया है। देखिए, वहाँ पर धारा आपकी कितनी थी, 2(7) में हमने असेसी को परिभाषित किया था, 2(9) में हम असेसमेंट ईयर को परिभाषित कर रहे हैं और आगे हम गत वर्ष की भी परिभाषा यहाँ पर पढ़ने वाले हैं।
तो देखिए फ्रेंड्स, असेसमेंट ईयर क्या होता है। जैसे कि अभी हमारा जो फाइनेंशियल ईयर समझते हैं आप, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जो ईयर चलता है कैलेंडर में, उसको हम फाइनेंशियल ईयर या वित्तीय वर्ष कहते हैं। और वैसे ही वही वित्तीय वर्ष असेसमेंट ईयर होता है, लेकिन हर साल का असेसमेंट ईयर अलग अलग होता है। जैसे मैंने कहा कि मैंने 23-24 के जो फाइनेंशियल ईयर था, प्रीवियस ईयर था, उसमें जो इनकम कमाई है उस पर मुझे टैक्स देना है, उस इनकम पर मुझे टैक्स देना है। लेकिन स्लैब किसका लागू होगा? स्लैब लागू होगा 2024 और 25 का, क्योंकि करंट ईयर कौन सा है? 2024 और 25। अब जैसे हम 25 के बारे में बात करें तो अभी 1 अप्रैल से हमारा 25-26 असेसमेंट ईयर लग गया। तो असेसमेंट ईयर है 25-26, तो स्लैब किसका लागू होगा? 25-26 का। और इनकम पे कर कौन सी इनकम पे लगाया जाएगा? 24-25 की असेसमेंट गत वर्ष की इनकम पर कर आपका लगाया जाएगा। यहाँ कर निर्धारण वर्ष को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2(9) में परिभाषित किया गया है। कर निर्धारण वर्ष का तात्पर्य 12 महीने की उस अवधि से है जो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, वित्तीय वर्ष जो होता है, उदाहरण के लिए चालू कर निर्धारण वर्ष 2020-21 है, अर्थात 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि को हम असेसमेंट ईयर यहाँ पर बोलेंगे। इस प्रकार कर निर्धारण वर्ष वित्तीय फाइनेंशियल ईयर होता है, जिसको आयकर निर्धारण किया जाता है। कर निर्धारण वर्ष में करदाता को गत वर्ष की आय पर आयकर देना होता है। आयकर की दर वित्तीय अधिनियम द्वारा निर्धारित होती है। उदाहरण के लिए 2020-21 चल रहा है, तो इस अवधि में करदाता को गत वर्ष 19-20 की कमाई पर आयकर लागू होगा। फ्रेंड्स, अब समझते हैं गत वर्ष क्या है। तो जैसे मैंने बताया, लास्ट फाइनेंशियल ईयर, पिछला वित्तीय वर्ष ही गत वर्ष है। एक करदाता जो पिछले वर्ष में जो कुछ आय कमाता है, उस पर ही हम इस वर्ष कर लगाते हैं। तो एक करदाता गत वर्ष में कमाई गई आय का संबंधित चालू कर निर्धारण वर्ष में भुगतान किया जाता है। गत वर्ष शब्द का अर्थ जानना बहुत आवश्यक है। सरल शब्दों में, जिस वर्ष में आय कमाई या प्राप्त की जाती है उसे गत वर्ष कहते हैं। जिस वर्ष में, जैसे कि आपने 24-25 में जो इनकम कमाई है, उस पर 25-26 के असेसमेंट ईयर के रूल के अनुसार आपको टैक्स देना होता है। तो ये फ्रेंड्स आपका गत वर्ष कहलाता है। जब हम कर निर्धारण के सवाल यहाँ पर करेंगे तो आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी। कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने 24-25 में आय अर्जित की है तो वो मेरा गत वर्ष है, और 25-26 जो असेसमेंट ईयर चल रहा है उसके रूल्स के अनुसार, परसेंटेज के अनुसार मुझे कर भुगतान करना होगा। कर निर्धारण वर्ष से ठीक पूर्व के वित्तीय वर्ष को गत वर्ष कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। पूर्व वित्तीय वर्ष, तो देखिए, पूर्व वित्तीय वर्ष आय के प्रत्येक स्रोत के लिए वित्तीय वर्ष गत वर्ष ही होगा। करदाता अपनी सुविधा अनुसार गत वर्ष रख सकता है, जैसे दिवाली, दशहरा, कैलेंडर, किंतु प्रत्यक्ष संशोधन अधिनियम 1987 के अनुसार कोई भी करदाता अलग गत वर्ष नहीं रख सकता। यह संशोधन वर्ष 1989-90 से प्रभावी हुई है। पहले जैसे हम अपने हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार गत वर्ष रख लेते थे, लेकिन अब वो नियम नहीं है। 1987 के बाद नियम चेंज हो गया है। अब गत वर्ष वही होगा जो कि आयकर अधिनियम के अनुसार माना जाएगा। इसमें और भी वर्ष दिए गए हैं फ्रेंड्स।
देखिए, जैसे पृथक आधार पर हिसाबी वर्ष, यदि कोई व्यापार पेशा वित्तीय वर्ष के बीच में कभी 1 अप्रैल 31 मार्च के मध्य शुरू किया गया हो, तो ऐसी स्थिति में प्रथम गत वर्ष की अवधि व्यापार पेशे के शुरू होने की अवधि ही मानी जाएगी। जैसे कि मान लीजिए 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। मान लीजिए हमने 1 जून से व्यापार प्रारंभ किया है, तो कर भी हमें आधे वर्ष का ही वहाँ पर 1 सितंबर से हमने शुरू किया है, तो कर हमें वहाँ से आधे वर्ष का ही देना होगा। आय के किसी नए स्रोत के लिए गत वर्ष, यदि वित्तीय वर्ष में आय कमाने का कोई नया स्रोत प्राप्त हुआ है, उसके लिए गत वर्ष स्रोत प्रारंभ करने की तिथि से उसके तुरंत बाद आने वाले 31 मार्च की अवधि को माना जाएगा। उदाहरण के लिए श्रीमान राकेश जी जो एक बैंक अधिकारी हैं, अपने मकान का सर्वप्रथम 1 जनवरी 2020 को किराए पर उठाते हैं, तो किराया इस आय के स्रोत के लिए 1 जनवरी 2020 से 31 मार्च 2020 तक केवल 3 माह के लिए गत वर्ष माना जाएगा। इसी प्रकार से अन्य आय के लिए भी फ्रेंड्स यही लागू होता है। अप्रकट आय स्पष्ट धनराशि के लिए गत वर्ष किसी व्यक्ति को कोई ऐसी धनराशि पाई जाती है जिसका संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे पाता है, तो आयकर अधिकारी उस व्यक्ति की आय मान ली जाती है और इस आय के लिए गत वर्ष वही होगा जो व्यवसाय की किताबों में आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। फर्म के लाभ के भाग के लिए गत वर्ष, किसी फर्म के लाभ के भाग के लिए गत वर्ष वह माना जाएगा जो उस फर्म का गत वर्ष होगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगले लेक्चर वीडियो में हम गत वर्ष की आय का करारोपण उसी वर्ष में होने की बात को समझेंगे। ये पूरी प्रक्रिया क्या होती है मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसी तरीके के एजुकेशनल वीडियो के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।